पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी जी मौजूद हैं। तो आपने देश के 11 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन जैसे मोदी जी ने कुर्सी पकड़ी हुई है, लग नहीं रहा आपको 12वें का मौका मिले। नहीं, ऐसा है। नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से काम करते हैं या जिस विजन से काम करते हैं कि बस काम होना चाहिए, स्पीड नहीं, जिस तरीके से काम करते, सॉलिड ऐप से। वो क्या डिफरेंट है दूसरे? मैं बताता हूँ डिफरेंट। कोई 8:30 पौने 9 बजे एक कोई सिंपल सी गाड़ी आई, कोई उसमें वो जो प्रधानमंत्री जी जब ट्रैवल करते हैं वो जो सिक्योरिटी, एक गाड़ी आई, दरवाजा खुला, और जो हमें बाद में पता माननीय प्रधानमंत्री जी निकले और जो भी आदमी ड्यूटी पे था उसके साथ उन्होंने 45 मिनट 1 घंटा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने खूब किया, रिव्यू लिया। मैंने यार कुछ नहीं करना, तेरे को नहीं आया ना फोन, अपने घर में बैठो आराम से। अगले दिन सुबह मैं सैर कर रहा था, पीएसओ जो है हमारा एक होता है हमारे घर में, वो भागा आया कि पीएम साहब बात करना चाहेंगे। तो लक्ष्मी ने मेरे को कहा, लगता है डांट पड़ने वाली है। 2 तारीख को मैं उनको मिलने गया, बोले वेरी ग्रेशियस, वेरी क्वाइट, एब्सोल्युटली फोकस, अच्छा कल सुबह आ जाइएगा। आई डिडंट नो, आई नियरली फेल ऑफ द चेयर। आई नियरली फेल ऑफ द चेयर। तो फिर मुझसे कहने लगे अभी बात किसी को नहीं कर। कांग्रेस सरकार ने 2004 और 2014 के बीच में 2010 में जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, आपको पता वो बंद कर दी। राहुल जी ने ये कहा, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? मैंने कहा भैया तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, वहाँ पे तो वो कूड़े के उसमें फेंक रहे हैं। पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने और अमित शाह ने मिलकर दिल्ली में रोहिंग्या को बसा दिया। ऐसा है, केजरीवाल जी कभी कभी तो लगता है कि आईआईटी के पढ़े हुए हैं, कभी वह भी लगता है कि बिल्कुल इलिटरेट है। और आपको क्या लगता है कोई रोहिंग्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा? नहीं, आप इस सारे विवाद को छोड़ दीजिए। अगर है तो फिर मैं तो कहूंगा हमारी आउटरीच तो टॉप क्लास हो गई है। लेकिन दिल्ली में आपको लग रहा है केजरीवाल इस बार हारे? बीजेपी जीतेगी इस बार। पर उनका वो 2100 वाला बहुत चल रहा है। नहीं, वो 2100 वाला बड़ा एक कमाल की चीज है। देखिए, आप कहते हैं फ्री भी सब करते हैं, अरे भाई हम सरकार में हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंपोर्ट करके नेता लिए, हमने भी लिए, आपने भी लिए, लेकिन आपने बताइए हमने अपने वैल्यू सिस्टम पर कैलाश गहलोत को ले लिया था, जिस आदमी को कहा गया कि इतना करप्ट आदमी है। नहीं, देखिए, आप मंदिर जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, कहा जी मैं आज से सुधरूंगा, आएगा हमारे साथ बैठ के गड़बड़ करेगा, बाहर जाएगा। शशि थरूर ने कहा कि भाई एक उनका पुराना ट्वीट 2009 का कि जॉर्ज सोरोस मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उन्होंने पता नहीं क्या कहा। फिर उसके बाद मैं एक ही बार मिला, वो पुरी जी के घर में मिला, तो उन्होंने उस समय कहा कि ये जॉर्ज सोरोस को भी बुला लें। तो मैंने पूछा भाई मैं जॉर्ज सोरोस को तो जानता नहीं हूँ, पर आप कहते हो मैं बुला लेता हूँ, मैंने बुला लिया। ये तो गलत बात है। उन्होंने आरोप सोशल मीडिया पे लगाया और पर्सनल मैसेज भेज के कह रहे हैं कि रफा दफा कर। पर्सनल मैंने क्या करूंगा, अगर ज्यादा मेरे को ज्यादा उन्होंने ऐसे किया तो मैं पर्सनल मैसेज भी किसी दिन रिलीज कर दूंगा। पेट्रोल जो है वो और सस्ता कब होगा? सरकार ने खुद बताया कि हमने रशिया से बहुत सस्ता तेल, तो जब सस्ता लिया तो फिर जनता को ये फायदा ट्रांसफर क्यों नहीं? सस्ता, देखो सस्ता का क्या होता है, पेट्रोल को भी जीएसटी मिले। अरे बहुत अच्छा आइडिया, मैं तो होप कर रहा था पिछली जीएसटी काउंसिल में हो जाएगा। तो आपने निर्मला जी को नहीं कहा? तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें। नहीं, हम चाह रहे हैं। मैं आपका आंसर ये हम चाह रहे हैं और इसलिए करवा के दिखाएं। हाँ। लेकिन पेट्रोल नहीं आ पाएगा। पेट्रोल नहीं आ पाएगा। एक स्टेट है दिल्ली के नॉर्थ, अब समझ जाएंगे मेरे जैसे लोग जहाँ हैं, उनको हम भेजते हैं अगर कोई चीज एथेनॉल बनाने के लिए, वो उसमें एथेनॉल से डाइवर्ट करके वो पोर्टेबल अल्कोहल जो दारू है वो बना देते हैं। उसको मैं क्या करूंगा? उसका रेवेन्यू भी लेते हैं और नशा भी लेते हैं, दोनों। अमेरिका खुद चाहता था कि भारत और सस्ता, इसलिए चाहते थे क्योंकि रशिया 13 मिलियन बैरल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। अगर रशिया से सारे लोग बंद कर देते तो वो 13 मिलियन बैरल के शॉर्टफॉल कहाँ से आती है? सऊदी अरब से, एमिरेट से। तो तेल का जो बैरल, क्रूड ऑयल का बैरल एक है, वो $250 पे चला जाता है। तो वी हैव डन देम अ फेवर। अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में 17 महीने। तो आप देखो प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 वर्टिकल्स में उत्तर प्रदेश में उस पहले 17 महीने में कितनी इंडेंट हुई, और योगी जी के आने के बाद कितनी इंडेंट। टीम हमारी वही थी। कितनी हुई अगर आपको याद? मैं बताता हूँ, एक 17,000 थी और उनके 17 लाख थी। ये फर्क तो बड़ा। अल्लाह जयराम करने से मैंने ऐसा कुछ बात है, मैंने नाम ही नहीं लिया। मैंने युवा नेता कहा, कोई और युवा नेता नहीं है, नहीं किसी और का स्पिरिचुअल गुरु नहीं होगा जो ऐसी बेवकूफी की बातें कर। ये हो सकता है। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हम किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखने का प्रयास करते हैं ताकि उसे बृहद तौर पर देख पाएं और बेहतर ढंग से समझ पाएं। और इस वक्त देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको टॉप एंगल से देखने में आज हमारे साथ मदद करने के लिए एक बहुत खास मेहमान है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आम आदमी जो है ना थोड़ी और क्लैरिटी चाहता है। क्या 2024 के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से चल रही है, क्या वो उसी तरह से चलेगी? देश की इकोनॉमी में क्या इसी तरह से गति बनी रहेगी? बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या पेट्रोल डीजल और सस्ता होगा, रसोई गैस और सस्ती होगी, दिल्ली इलेक्शन में क्या होगा,
नरेंद्र मोदी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और बहुत कुछ है जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ देश के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप पुरी जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। मैं देख रहा था आपने देश के 11 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन जैसे मोदी जी ने कुर्सी पकड़ी हुई है, लग नहीं रहा आपको 12वें का मौका मिलेगा। नहीं, ऐसा है। नहीं, देखिए, आपका कहना कि मैंने और प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया हुआ, वो उस स्टेटमेंट को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। मैंने जिंदगी में पहले प्रधानमंत्री के साथ एज ए मंत्रिमंडल में उनका सहयोगी के रूप में पहली बार काम कर रहा हूँ। मैं राजनीति में फॉर्मली आने से पहले मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में था और मैं करीब 40 साल एक सिविल सर्वेंट था, और उसके बीच में 6 साल मैंने यूएन में और रिलेटेड फील्ड में भी काम किया है। तो आप जब अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, और आपको मौका मिलता है किसी कमरे में उपस्थित रहने का जहाँ प्रधानमंत्री हो, तो काम करना इट्स नॉट सो। बट जब मैं सचिव था, सेक्रेटरी इकोनॉमिक रिलेशन था, तो उस समय मौका मिला डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम करना है। जब मैं श्रीलंका में था, तो इंडो श्रीलंका एग्रीमेंट 97 का हुआ, तब थोड़ा सा मौका मिला। इन 1987 का श्रीलंका एग्रीमेंट, उस समय मौका मिला श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। उस समय जो श्रीलंका को रिलेटेड इवेंट्स थे। पर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये कंपेरेबल सिचुएशंस है ही नहीं। मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दायित्व संभालने से पहले उनका बहुत गहरा अनुभव एज ए हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर रहा है। सो उसमें और बाकी प्रधानमंत्रियों में बहुत फर्क है। देखिए, पंडित जी की जहां तक बात है, वो तो इंटरिम गवर्नमेंट में कहूँ, जो 1947 के बाद जो सरकार बनी, उसमें लिया। पहला चुनाव 1952 में हुआ, तो उनका स्टेट में काम करने का मौका ही नहीं था। बाकी जो प्रधानमंत्री पद का जिन्होंने दायित्व संभाला, उसमें भी मोदी जी वॉज एन एक्सेप्शन। उन्होंने इतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक स्टेट में, और उस स्टेट को उस समय कई कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो उनका एक्सपीरियंस दूसरे किस्म का था। बट उसके अलावा वो सिर्फ हैंड्स ऑन स्टाइल ही नहीं है उनकी जो मैं विशेषता है, ये सिर्फ भारत में नहीं। मैं 40 साल विदेश नीति और सुरक्षा नीति के साथ मैंने जुड़ा था एज ए सिविल सर्वेंट। He stands out amongst global politicians. He is totally focused, nation first, working with objectives को लेकर चलना। सो आज ये मुझे याद आता है, जब एक G7 की समिट हो रही थी, तो मैं उस समय, हमारे नए नए चुनाव हुए ही थे, तो मैं इस कमरे में देख रहा था कि जो लीडर्स हैं जो उपस्थित थे, मैं देख रहा था मोदी जी तो 3rd टाइम इलेक्ट होके आ गए। इसमें और कौन सा ऐसा लीडर है who is capable of standing even a reasonable chance to be get elected for the 3rd time or for the 2nd time? मोदी जी 3rd टाइम। तो उस समय यूके के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनाक, तो मैं नाम नहीं लूंगा सबका, एक भी नहीं उनमें से ऐसा है जो 2nd टाइम इलेक्ट हो सके। और मोदी जी की भी जो इलेक्शन थी 3rd टाइम, देखिए, दुनिया भर में द फैक्ट दैट ही वाज इलेक्टेड द 3rd टाइम और पोस्ट इलेक्शन उनकी प्री इलेक्शन कोएलिशन से 290 थी, विच इज वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको कोएलिशन धर्मा में आपको विश्वास है और कोएलिशन चलानी थी, तो वाजपेयी जी के समय था, नंबर बहुत कम था। ये तो नंबर बड़ा कंफर्टेबल है। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसके बाद हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, जो थोड़ी सी इस फीलिंग को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, पर लगता है हमने थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ गोल कर लिया। जब आप अपनी साइट्स को बहुत हाई रखते हो, तो एक 2 विद्यार्थी जाते हैं एग्जाम के लिए अपीयर होना, एक फेलियर 40% वाला है, दूसरा 95% वाला है, जो चाह के जाता है इस बार मैं 100% स्कोर करके आऊंगा।
उस बेचारे के 95 के से 98 बन जाते हैं, 100 नहीं होता। अरे वो कह रहा है यार ये मेरे 100 नहीं हुए, और उसी के परिवार के लोग कह रहे हैं अरे भाई 100% लाना था, वो नहीं हुआ। और जो वो 35-40 वाला, उसके 43-44 आ गए, वो ऐसे मान रहा है। अरे भैया, भाई साहब, आप ये मान के चलो, कांग्रेस पार्टी की जो 3 पिछले लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 2014, 19 और 24 में ला लो, कितनी सीट बनती है टोटल? कितनी बनती है? 200। और हमारी इस बार, मैं वो जो क्लियर मेजॉरिटी 37 साल के बाद, 2014 में क्लियर मेजॉरिटी 37 साल के बाद, पहले कभी किसी राजनीतिक दल के इतने आए ही नहीं है। 2019 में 300 पार। इस बार प्री इलेक्शन कोalition में आपके 290 आ गए, तो अब क्या मतलब हुआ? बट तो वो क्या है, वो आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, हाँ, दैट वही वाज है। सेल्फ गोल, वो आप कह रहे हैं सेल्फ गोल था। सेल्फ गोल नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए, कभी कभी होता है, कभी कभी हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि ये चुनाव दूसरे किस्म का था। नॉर्मली किसी भी चुनाव में, किसी भी लेवल पे हो, तो एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, पर यहां प्रो इनकम्बेंसी है। मोदी जी ने एक जो बड़ा परिवर्तन लाया है इंडियन पॉलिटिक्स में, कि बीजेपी रूल स्टेट्स में और केंद्रीय सरकार में उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुड गवर्नेंस इज गुड पॉलिटिक्स। मैं आपको इसलिए नहीं, क्योंकि उस मंत्रालय के साथ मैं 7 साल जुड़ा हुआ था। कई लोगों ने मेरे को बताया अलग अलग राज्यों में कि भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना का हमें बहुत लाभ मिला। ये कहीं ने बोला कि आप शौचालय बनाए, आपने कुछ किया, कहीं अर्बन ट्रांसपोर्ट हुआ। मोदी जी इस पिछले 10 साल में जो विकास का काम हुआ है, भारत के अंदर तो पता है, पर आपकी जो अर्थव्यवस्था है विश्व भर में 11वें 10वें स्थान से चलती चलती 5वें स्थान पर पहुंच गई है। और मैंने अगले साल के लिए जो प्रोजेक्शंस देखे हैं, हम 5वें स्थान से अगले साल के आखिर में 4थे स्थान पे आ जाएंगे, और 1-2 साल बाद, डिपेंडिंग ऑन हाउ दी अदर इकोनॉमीज फेयर, आप 4.3 ट्रिलियन डॉलर पे हैं आप इस समय। एक इकोनॉमी उनमें से 4.4 पे और एक 4.7-8-9 पे है। तो आप 4.3 से 6.5% ग्रोथ या 6% ग्रोथ से आप 4th पोजीशन में आ जाते हैं, और 1 साल 1.5 साल में आप तीसरे से। देखिए, कहाँ 1947 से लेकर 2014 तक हम रगड़ा खा रहे थे, और अब आप यू आर इन द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यू विल बी। बहुत सारी चीजें मैं आपसे चूंकि समझना चाहूंगा, क्योंकि आप सरकार में काम भी कर रहे हैं, और आपका पिछला मंत्रालय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें घर बने, शौचालय बने, सब कुछ हुआ, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन पहले जो आपका ये अनुभव है, बतौर ब्यूरोक्रेट हो या अब बतौर मंत्री हो, आप चूंकि पास से लोगों को या प्रधानमंत्रियों को या उनकी सरकारों को आपने देखा है, नरेंद्र मोदी जिस स्पीड से काम करते हैं या जिस विजन से काम करते हैं कि बस काम होना चाहिए, स्पीड नहीं, जिस तरीके से काम कर रहे, सॉलिड है एब्सोल्यूट। वो क्या डिफरेंट है दूसरे मैं से? बताता हूँ डिफरेंट। आप मोदी जी के, आप उनके अगर मंत्रिमंडल में उनके आपको सौभाग्य है कि काम करने का मौका मिला। हाँ, मैंने कई बार उनसे समय मांगा। समय जब हम जाते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप डिस्कस करना चाहे, हम लिस्ट भेजते हैं। ही इज फुली ब्रीफ्ड। और मेरे को जब पिछली बार मैंने उनसे मुलाकात हुई, थोड़ी सी सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें थोड़ा समय लगा, पर मुझे लगा कि ये तो इतना ज्यादा अच्छी तरह ब्रीफ थे कि हमने जो इशू बने, ही हैज फुली डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स। यू विल इमीडिएटली गेट एन आंसर एंड यू विल गेट, दैट इज व्हाट गवर्नेंस इज। और हम लोग भी इससे सीख रहे हैं। अगर आप हमसे कोई समय मांगता है, तो मैं अपने ऑफिस, अपने कॉलीग से कहता हूं, जरा पूछ लेना पोलाइटली। वो सब कहते हैं कर्टसी कॉल है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई कर्टसी नाम की चीज ही नहीं है। अगर आप कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में आपको मौका मिला काम करने के लिए, कोई भी आपके पास आता है, वो कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आता है। इट कैन बी अ स्मॉल थिंग टू ए प्रधानमंत्री आवास योजना इशू, कोई पब्लिक टॉयलेट की बात हो सकती है, जो भी है, उनका हक बनता है। बट बिकॉज आई हैव लर्न दिस, पूछा अच्छा इशू करो सो दैट आई एम ब्रीफ्ड। कुछ लोग बुरा भी मना जाते हैं, पर एक बारी आपकी ऐसी रेपुटेशन है कि भाई नहीं, वो सीरियसली बात करेंगे और ब्रीफ्ड होंगे, तो नरेंद्र मोदी जी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी पॉलिटिशियन आई हैव सीन।
नॉट जस्ट इंडियन पॉलिटिक्स, बाकी भी है सीरियस लोग, बट इतना टाइम मैनेजमेंट उनका जो है और इतना वो पैक इन करते हैं एक दिन के अंदर। मैं आपको एक और कहानी बताता हूं, सिंस यू विल इंडल्ज मी। साहब गए हुए थे कहीं बाहर दौरे में, यूएस से लौट रहे थे, और यूएस से लौट रहे थे, और इवन इन द स्पेशल एयरक्राफ्ट 15 घंटे की तो सफर है। तो शाम को इनको लैंड करना था, तो मुझे कोई 7:15 7:30 बजे जो हमारे सचिव थे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में, उनका फोन आया कि ऐसे ऐसे कुछ हम क्लटर सुन रहे हैं। क्लटर जो इंटेलिजेंस में होता है, क्योंकि आपको सुनाई देता है कुछ आ रहा है, कि शायद प्रधानमंत्री जी आए। तो मैंने कहा कि आपको कोई इसके बारे कोई फॉर्मल सूचना मिली आपको कहीं? प्रधानमंत्री का नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मेरे को बस सुनाई दिया। तो मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा आपको कहां से सुनाई दिया? कहा कि सीपीडब्ल्यूडी का जो इंचार्ज है, नया जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, वो पूछा गया, वो इंचार्ज जो है वो शाम को होगा। अच्छा, ये एक बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन। तो उन्होंने, जिसने भी सवाल दिया, कहते नहीं इस समय वो पूजा में होते हैं, शाम को 7:30 8 बजे, जो भी। बड़ा इनोसेंट आंसर। तो इन्होंने जब अपना दिमाग लगाया, यार व्हाई वुड प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ भी आस्किंग। तो हमारे वो, क्योंकि सिस्टम हमारे फीडबैक अच्छे थे, हमारे जो सचिव थे उनको पता लग गया, उन्होंने फटाफट मेरे को लगा कि कुछ हो सकता है। बट one thing I've learned, unless you have been formally informed, it's not my job to go and inquire, because he might want to do it in his way. वही हुआ, कोई 8:30 पौने 9 बजे एक कोई सिंपल सी गाड़ी आई, कोई उसमें वो जो प्रधानमंत्री जी जब ट्रैवल करते हैं, वो जो सिक्योरिटी, एक गाड़ी आई, दरवाजा खुला, और जो हमें बाद में पता, माननीय प्रधानमंत्री जी निकले, और जो भी आदमी ड्यूटी पर था उसके साथ उन्होंने 45 मिनट 1 घंटा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है उसमें उन्होंने खूब किया, रिव्यू लिया, एटसेट्रा। ये खबर हमारे पास जब वो मीटिंग खत्म होने वाली थी, वो 9 सवा 9 तब मैं तो बात फैल गई थी। तो मुझसे पूछा, तो हमारे सेक्रेटरी थोड़े एक्साइटेबल थे उस समय, साहब आपको, मैंने यार कुछ नहीं करना, तेरे को नहीं आया ना फोन, इसको अपने घर में बैठो आराम से। हो गया, खत्म हो गया 9:15 बजे। अगले दिन सुबह मैं सैर कर रहा था। सैर मतलब सुबह सुबह उठते थे, मौसम जो था, तो कोई 7 सवा 7 बजे था। तो पीएसओ जो है हमारा, एक होता है हमारे घर में, वो भागा भागा आया कि पीएम साहब बात करना चाहेंगे। तो लक्ष्मी ने मेरे को कहा, लगता है डांट पड़ने वाली है, कुछ रात को साहब गए वहां पे, तो कुछ वो लगता है कुछ वो उनको कोई कंसर्न होगा, इसलिए अभी डांट पड़ने वाला। उसने मुझे हंसी मजाक में कहा। तो मैंने पता क्या जवाब दिया? मैंने कहा, इज नॉट पॉसिबल। कहती क्यों, यू आर सो सेटिस्फाइड विद योर वर्क? मैंने कहा नहीं नहीं, अगर डांट देनी होती तो वो रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक वेट नहीं करते, वो डांट 9 बजे ही पड़ गई होती। सो वही हुआ, व्हेन ही कॉल्ड मी, वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट इशू। सो दिस इज अ डिफरेंट प्राइम। 15 घंटे की जर्नी के बाद जो व्यक्ति गाड़ी से उठ के पार्लियामेंट बिल्डिंग 1 घंटा करके, उसके बाद पता नहीं उतने और कितनी और मीटिंग्स की हैं। नहीं, इसमें एक चीज और बड़ी गौर करने वाली है सर, जनरल ऑफिस में भी ऐसा होता है कि अगर कोई बॉस, सीईओ कोई आ जाए तो सारा स्टाफ उसके आसपास रहे, उसकी उनका उम्मीद आइडिया रहती है। ये था कि वो ना हो वहां पे। मैंने भी मेरे जो सचिव थे उनको ये बताया। मैंने कहा, बॉस, अगर साहब चाहते कि हम लोग सब अटेंडेंस में हो तो आपको पहले बताया गया होता। वो चाहते हैं, वो बाकी जो लोग काम कर रहे हैं उनसे डायरेक्टली सुनना चाहते हैं। नहीं तो जो बाहर छवि बनती है उससे तो बहुत अलग छवि है फिर ये प्रधानमंत्री 100% बाहर तो कहते हैं कि उनको किसी की सुनते नहीं। अरे छोड़े यार, सुनते कैसे नहीं? ही इज द ग्रेटेस्ट लिसनर। भाई मैं आपको ये बताऊं, मैंने कई प्रधानमंत्री को तो एक्शन में देखा, वाजपेयी जी भी सुनते थे बात। जब उनको लगता था कि यार तो आपने थोड़ा ज्यादा ही पेल दी वहां बात, तो फिर वो स्माइल करके यू कुड बी डिसमिस्ड, बट ही वाज अ ग्रेट लिसनर। मोदी जी का, ही स्पेंड्स अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग, और क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस आते हैं। आपको याद है सर, चूंकि आप इतने साल काम किए, आप पॉलिटिक्स में नहीं आए, पीएम के साथ आप पॉलिटिक्स में आए कैसे? कौन कहता मैं पॉलिटिक्स में नहीं? अरे भाई, मैं विद्यार्थी परिषद का जुड़ा हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूं आप सरकार में इस तरह से मंत्री नहीं रहे ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपको वो लेकर आए, अगर हाँ, कैसे लेकर आए, वो घटना की थी? नहीं, मैं आपको कहानी सुनाता हूं। देखिए ऐसा है, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है, उनको मैं बहुत साल पहले
मिला था जब मैं स्टूडेंट था, उस समय मैं उनसे मिला था। उसके बाद जब मेरी लंदन पोस्टिंग हुई तो अरुण जेटली जी उस समय मंत्रिमंडल में नहीं थे, हम लोग ऑपोजिशन में थे उस समय। एक नहीं 2000 नहीं 99 नहीं नहीं हम हमारी सरकार थी और जेटली जी लॉ मंत्री थे शायद, मेरे को जाल इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग या लॉ, इन दोनों में था। 99 का हम लोग चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए एक फेयरवेल लंच किया। तो फेयरवेल लंच में मोदी जी भी थे और मुझे इस चीज़ का याद क्यों है कि मुझे लगता है कि आपको याद है जेटली जी को बहुत शौक था, अपना एक दरबारी स्टाइल था और कहानियाँ सुनाया करते थे। तो एक बार उठे और उन्होंने कहा कि मैं एक मिनट बाथरूम से आता हूँ। तो शोभन दास गुप्ता जो मेरे स्टूडेंट थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में, उन्होंने ऊंचा सा बोला, सरदार अभी जो कहना अभी कह ले, मौका है जब तक ये वापस नहीं आता बाथरूम से। तो ये मेरे को आई रिमेंबर दिस एज एन इंसिडेंट। तो इस चीज का मुझे नहीं उन्होंने बोला बिकॉज एक बार प्रधानमंत्री बोल गए देन योर इंटरेक्शन इज डिफरेंट। पर उन्होंने किसी को बोला हम बहुत पहले से मुझे जानते, जो भी है। मेरे को एक दिन फोन आया, नहीं पहले मेरे को फोन आया, पहले मैं एक बार उनसे मिलने गया था। उन्होंने मुझसे सिर्फ यही पूछा, आपके पास समय कब से होगा? पीएम मोदी जी ने पूछा। समय मैं न्यूयॉर्क में था, तो मैंने कहा जी वो जो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म सेटअप की है, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री केविन रड कर रहे हैं, उसका मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैंने कहा मुझे लगता है कि 2016 की आखिर तक हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। 2016 के बीच की बात है या सितंबर अक्टूबर तक कर देंगे रिपोर्ट सबमिट। उसके बाद मुझे लगता है जो रिपोर्ट का फॉलो अप काम होगा, अगले साल मार्च तक आई विल बी रिलेटिवली फ्री एंड अवेलेबल। खत्म। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं। उसके बाद मेरे को जयशंकर जी का फोन आया एक दिन मार्च में कि ऐसे सुनाई दिया है कि आपने कहा था कि 2017 में। मैंने कहा हाँ बोला था। तो इसी दैट अच्छा, तो मैं सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू रीकंफर्म, ही मस्ट हैव बीन टोल्ड। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा यार जो भी करना प्रो बोनो रखना। तो सिर्फ भाई मैंने उसका कारण इसलिए है क्योंकि मैं कई मैं लिखना पढ़ना कुछ ऐसे काम कर रहा था, सो प्रो बोनो करने में आसान होता है। एनीवे 2017 मार्च का मैंने कहा था। 2017 मार्च में RIS जो रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ डेवलपिंग, हमारा एक थिंक टैंक है सरकार का, जिसके डॉक्टर मनमोहन सिंह 7 साल अध्यक्ष रहे हैं और बड़े, इट हैज अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड लाइनअप। आई वाज मेड चेयरमैन ऑफ RIS। ये है मार्च 2017 की बात। उसके बाद मैं बाहर था, कोलंबो में था, इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। तो वहाँ पे मुझे संजय भावसर जी का फ़ोन आया और कहा है कि आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं कोलंबो में हूँ। उन्होंने शायद सुना होगा कि कोयम्बटूर में है, पता नहीं, कुछ वो खास फ़र्क नहीं है। तो अच्छा, तो आपको साहब याद कर रहे थे। मैंने कहा पहले भी फ़ोन जब आता था कि कुछ मैसेज हो तो फ़ोन पे हो जाता है, नहीं आपको आना होगा। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। ये है 2 सितंबर 2017 की बात, शाम की। मुझे याद क्यों है, उस दिन अगले दिन सुबह फिर फोन आया उनका। तब मेरे को लगा यार, तो मैंने पूछ लिया, मैं संजय जी को बड़े साल से जानता हूं। जब एक बार उनको गुजरात मिलने गया मोदी जी को, यह बात है 2013 की, तब से संजय जी तो सब भावसर जी लगे। तो मैंने संजय जी बताइए क्या नहीं वो कुछ चर्चा कुछ नहीं आपसे मिलना चाहिए। मैंने कहा यार बता तो दे क्या, मतलब संजय जी बता दो। नहीं कोई वो G20 का कोई शर्पा के ऐसे बातचीत आपकी चल रही है। तो मैंने दिल में बोला संजय भावसर जी, कोई G20 शर्पा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी कोई बुलाने वाली नहीं है। तो ये तो पहले एक बार G20 की शर्पा की बात चल चुकी थी, जब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई वाज नॉट अवेलेबल, एटलीस्ट ऐसा उनको बताया गया। तो मैं आया, शाम को लैंड किया। मैं लैंड करने से पहले तीसरा फोन आया, अच्छा आप कितने बजे पहुंचेंगे? मैंने कहा जी मेरी फ्लाइट 6 बजे आती। अच्छा आप सीधे यहीं आना, रेसकोर्स रोड LKM। मैंने कहा मैं आ गया। वहां पे बैठा, जो पूछा, अकेले बैठे थे। ये 2 तारीख या 3 तारीख की बात है। फिर मेरे को कहते नहीं ये टेलीफोन कॉल पहली तारीख की है, 2 तारीख को मैं उनको मिलने गया। बोले, और वेरी ग्रेशियस, वेरी क्वाइट, एब्सोल्युटली फोकस्ड। अच्छा कल सुबह आ जाइएगा आप, नाश्ता इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आपको राष्ट्रपति भवन ले जाएंगे, आपको शपथ
दिलवाएंगे, उस बाद में राजपास में फिर तब समय में राज्यसभा में रहे। आई डिडंट नो, आई नियरली फेल ऑफ द चेयर, आई नियरली फेल ऑफ द चेयर। तो फिर मुझसे कहने लगे अब ये बात किसी को नहीं करना। तो मेरा भी मूड थोड़ा चेंज हो गया, तो मैंने कहा मैं लक्ष्मी को भी नहीं बताऊंगा। सो फिर खूब हंस के कहने, नहीं मैंने ये नहीं बोला कि लक्ष्मी को नहीं बताना, बाहर किसी को नहीं बताना। एनीवे जो हुआ उसको आई वोंट गो इनटू दैट। मैं गाड़ी में बैठा ही, और यू नो हाउ वाइफ्स आर, शी न्यू आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम कोलंबो। उसको पता नहीं, तो हमारे ड्राइवर का नंबर था, वो न्यूयॉर्क में थी। उसने पूछा कहाँ गए, कह रहे वो मोदी जी को मिलने गए। तो लक्ष्मी बोला मोदी जी को मिलने क्या करने हो गया? तो बोला ही, जब मैंने सोचा कि अभी लक्ष्मी गाड़ी में बैठ के उसको बताऊंगा, इतनी देर में लक्ष्मी का फोन आ गया। वो तो उनकी सिस्टर का फोन आ गया मुंबई से, वो तो सुर्खियों में आ रहा था ऑलरेडी, फॉलोइंग पीपल टू बी इंडक्टेड। सो माय एक्सपीरियंस विद हिम इज ही इज ऑलवेज वेरी वेल थॉट थ्रू। कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं। लोग समझते हैं अरे भाई इतना कुछ हो रहा है, पर उनकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है एक बहुत हाईली इवॉल्व्ड, और जो उनको लगता है सही। ये देखिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि कोई भी व्यक्ति एनी ह्यूमन बीइंग विल मेक ऑलवेज 100%, बट बाय एंड लार्ज ही हैज बीन प्रूव्ड राइट ऑन मोस्ट थिंग्स। अब उनका जो मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंस था, मेरे जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, देखिए वो एक डिसीजन लिया उन्होंने। आज हमारा सिविल एविएशन सेक्टर एकदम दुनिया भर में, मोर प्लेन्स आर बीइंग ऑर्डर्ड, मोर पीपल आर फ्लाइंग। उसके साथ में उन्होंने उड़ान स्कीम की। कोविड मैनेजमेंट, अरे भाई लोगों ने बड़ा उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर आप इस पे प्राइवेट सेक्टर इंपोर्टेड मेडिसिन वैक्सीन पे रह गए तो आपका सारा डिरेलमेंट हो जाना। आपने वो याद है आपको, वो थाली वाली वो क्या, इन्होंने पब्लिक माइंड को कैप्चर किया, और उसके बाद जो आया 220 या 230 करोड़ से अधिक वैक्सीन बनाई गई इन दो कंपनी से, मुफ्त बांटी गई। और सिर्फ भारत में नहीं, 100 देश हैं जहां पे भी वैक्सीन मैत्री के कारण ये भेजी गई। तो एक लीडर की जो टेस्टिंग होती है वो क्राइसिस में होती है। सर उसमें एक चीज और ये बताइए, जो आप चूंकि अब साथ में काम कर रहे हैं, ये 2014 वाले कार्यकाल वाले या उस मैंडेट के साथ वाले नरेंद्र मोदी, 19 वाले, और अब 24 में जब थोड़ी सीटें घट गई, जो ऑपोजिशन कहता है कि मोदी कमजोर हो गए, कहीं से आपको ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी के डिसीजन लेने में, बात करने में, काम करने में कुछ कमजोरी आ गई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं, देखिए कमजोरी क्या होती है, आप डिसीजन जो आप लेते हैं, आप बिल्कुल सर्कमस्टांसेस आपके बनाए तो नहीं होते हैं। आप डिसीजन ले पाते हैं क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो जो आप इनहेरिट करते हैं वही होता है। अब जब महामारी का सामना करना पड़ा, ये थोड़ा ना कि आपने किया, पर आपने ये हमारे सामने समस्याएं थी। अब क्या करें, कांग्रेस सरकार ने 2004 और 2014 के बीच में, 2010 में जो भी हमारी पब्लिक सेक्टर में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, आपको पता वो बंद कर दी थी, कारखाने बंद हो गए। 2014 में क्या स्थिति थी, उस समय तो कोई महामारी नहीं थी, कोई वैक्सीन की वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। पर 2019 के आखिर में, 2020 में जब ये महामारी, ये पेंडेमिक जो वो वाली नहीं थी, जो मैं तो न्यूयॉर्क, जिनेवा दोनों में एक्रेडिटेड था। मैं स्थायी प्रतिनिधि था संयुक्त राष्ट्र में, जिनेवा में। हमने WHO में जब मैं एक्रेडिटेड था, हमने सार्स, एबोला, स्वाइन फ्लू का सामना किया। ये जो थी, ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में, जिनमें मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, ये वो वाली बीमारी थी, वो वाली। तो उन्होंने उसको चीज को देखते हुए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूशन में अपने हाथ में ली, और डिस्ट्रीब्यूशन को अफोर्डेबल रखना। जब मैं एनर्जी की बात करता हूं, लोगों को मेरे कहा साहब ये कब, अब मैंने कहा भैया देख तो सही, कौन सा देश है दुनिया में जहां पे पिछले कितने सालों में एनर्जी की कोई कमी नहीं हुई? भाई साहब, फ्लडिंग सिचुएशन हुई नॉर्थ ईस्ट में, प्लेसेस वर नॉट एक्सेसिबल। हमारे वो जो OMCs, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के जो लोग हैं, कर्मचारी, बेचारों ने सिलेंडर अपने कंधे पे उठा के मरूंड लोगों को जाके डिलीवर किया। इक्वली अवेलेबिलिटी इंश्योर करना, वैक्सीन अवेलेबिलिटी। मैं बता रहा हूं कि कुछ अभी तो फिर भी स्थिति
बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई। कभी कभी मैं जब पॉलिटिकल कार्यक्रम में जाता था तो मैं पूछता था, आप में से कोई है जिनको सेकंड बूस्टर डोज नहीं मिली? यार अमेजिंग। और ये दीज आर फार फ्लंग एरियाज, कोई रूरल एरियाज, कोई सेमी रूरल एरियाज, अलग अलग शहर। तो लोग उठ के ना, हमें जो थर्ड डोज भी ले लिए जी। एंड नॉट पीपल हु आर जिसको कहते हैं आप अर्बन प्रिविलेज्ड पीपल। उसी समय एक बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या भी हमारे जितनी है, वो और वो जिसकी अर्थव्यवस्था हमसे 4 गुना ज्यादा है, वहां पे लोग फिर भी मास्क पहने हुए थे। उनकी मैनेजमेंट देखो, अपनी मैनेजमेंट। मैं किसी को रन डाउन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा एक डिसाइसिव लीडर हु हैज द पल्स ऑफ द पीपल एंड हु हैज द ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, दैट इज व्हाट मेक्स अ लीडर। लेकिन उसी कोविड के समय में सर, ऑपोजिशन का जो रोल था, जिस तरह से उन लोगों ने सवाल उठाए, राहुल गांधी ने मैं सवाल आपको उसके बारे में थोड़े बताता हूं। देखिए, राहुल जी ने ये कहा, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? मैंने कहा, भैया तुम्हारी राजस्थान में सरकार है, वहां पे तो वो कूड़े के उसमें फेंक रहे हैं, और पंजाब में आपकी सरकार है, वहां पे वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। और दूसरा, ये हमारे केजरीवाल जी, दिल्ली की जनसंख्या मेरे हिसाब से, अभी सेंसस होगा तो पता लग जाएगा, 2 करोड़ प्लस होगी। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? 20 करोड़ होगी। भाई साहब, ये ऑक्सीजन इंडेंटिंग जो कर रहा था केजरीवाल, दिल्ली का मुख्यमंत्री, यूपी से ज्यादा कर रहा था। बाद में पता लगा ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए, दिल्ली ब्लैक में बिकते हैं। अभी क्या होगा यार? और इन्होंने ये भी कहा कि नहीं नहीं, आप ये वैक्सीन जो हमें दे रहे हैं, हम डायरेक्टली इंपोर्ट करेंगे। कर लो इंपोर्ट, क्यों करोगे इंपोर्ट? वेरी क्लियर। पर उनको जो कोटेशन मिली, वो क्लियर हो गया कि जो आप कमीशन वेशन की बात बीच में करते हो, मेरे आई हैव नो प्रूफ ऑफ दिस बट आई एम टेलिंग यू, वो आपने कॉस्ट ऐड कर ली। वेयर एज डोमेस्टिकली अवेलेबल वैक्सीन विच इज वर्ल्ड क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास, वो आपको ऑलमोस्ट फ्री मिल रही है, और ये इंपोर्ट करने के बात में थे। तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ऑपोजिशन का, नॉट ओनली ऑन कोविड, ऑल दी अदर थिंग्स, सरेआम झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली टुडे, इन्होंने वो जो क्या नाम है हमारी यमुना जी का, उसके रिवर को इन्होंने सीवर बना दिया। इट इज 500 टाइम्स मोर पोल्यूटेड देन द परमिसिबल लेवल। ये दिल्ली के रिवर की चीज है। वो जो फोम होता है वहां पे, हमारी जो हवा है, उसका AQI ऑन अ बैड डे वाज 1988। मतलब वी शुड हैव एक्चुअली, इट्स लाइक चोकिंग 1988। इनके जो गवर्नमेंट के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, वही 500 से ऊपर नहीं जाते हैं। सो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और जो बोलते हैं, और देखिए एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ी तगड़ी चीज है। या तो आपका जो काम है, आपका जो गवर्नेंस में डिलीवरी है, दैट शुड बीट द एंटी इनकम्बेंसी, ना वो है और ना ये एंटी इनकम्बेंसी को। लेकिन आप चूंकि केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपने और अमित शाह ने मिलकर दिल्ली में रोहिंग्यास को बसा दिया। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। ऐसा है, केजरीवाल जी कभी कभी तो लगता है कि IIT के पढ़े हुए हैं, और कभी वह भी लगता है कि बिल्कुल इलिटरेट है। इलीगल इन्फिल्ट्रेटर और रेफ्यूजी में बहुत फर्क होता है। जिस दिन ये ट्वीट हुई, उसी दिन हमने, होम मिनिस्ट्री ने एक कहा कि भैया, ये कोई किसी को EWS नहीं दिया जा रहा। अगर ये है इन्फिल्ट्रेटर तो ही विल बी राउंडेड अप, केप्ट इन अ डिटेंशन सेक्टर, और भेजा जाएगा। अब ना अंग्रेजी उनकी मातृभाषा है, ना उनके साथ वालों की है। जब उनको बताते हैं वो होम मिनिस्ट्री का ट्वीट और क्या है। और दूसरा, मैंने पूछे, केजरीवाल जी ये बात छोड़िए, ये चांदनी चौक के हलवाई की बात नहीं है। आप मेरे को ये बताइए, आपका एक मंत्री है अमानतुल्लाह खान, कुछ ऐसा, वो कह रहा है कि हम रोहिंग्या को 10,000 रुपए महीना देते हैं और उनकी वोट बनाते हैं। और आपको क्या लगता है कोई रोहिंग्या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेगा? नहीं, आप इस सारे विवाद को छोड़ दीजिए। अगर है तो फिर मैं तो कहूंगा हमारी आउटरीच तो टॉप क्लास हो गई है। लेकिन दिल्ली में आपको लग रहा है केजरीवाल हम भारतीय बीजेपी जीतेगी इस बार। पर उनका वो 2100 वाला बहुत चल रहा है। नहीं, वो 21 वाला बड़ा, ये कमाल की है, एक कमाल की चीज है। देखिए, आप कहते हैं फ्री भी सब करते हैं। अरे भाई, हम सरकार में हैं, हम योजना बनाते हैं, और हम योजना वो बनाते हैं जिसको हम फाइनेंस कर सके। ठीक है। अब इसकी और हमारी स्कीम में फर्क देखो। ये कहता है मैं 300 यूनिट बिजली की आपको मुफ्त दूंगा,
हम क्या कहते हैं, हम क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं आप हमसे सब्सिडी लीजिए, अपने आवास के छत पे एक सोलर पैनल लगाएं, उससे आप बिजली प्रोड्यूस करो, 300 यूनिट आप अपने इस्तेमाल के लिए रख दो, बाकी जो एक्स्ट्रा हो उसमें आप चार्जिंग स्टेशन लगा लो, ईवी को करा लो, और जो बचे उसको ग्रिड में डालो, उसके पैसे ले लो। यार, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग somebody how to fish and giving him fish to eat. I mean, it's a crude example. अगर आप उसको टीच हिम हाउ टू फिश, he'll do that. This is productive. उसका जो स्टाइल है वो, अब मेरे को बताइए, दिल्ली में अभी तो सेंसस नहीं है, बजाय होगा, 50% तो महिलाएं होंगी, हमारी बहनें होंगी। कितने होंगे? अगर मान लो 3 करोड़ आबादी है, मान लो, मैं हाइपोथेटिकल, आधी वुमेन होंगी, 1.5 करोड़ होंगी, 2100 रुपए महीना कितने का मिलेगा? कितना बजट होगा? मैंने तो अभी कैलकुलेशन, मैं तो रफ कर रहा हूं जैसे बात, 30,000 करोड़। हाँ, इतना तो टोटल उसका बजट है। ये बिल्कुल ही, मतलब एक होता है इंडिविजुअल लेवल की बेवकूफी, इंडिविजुअल लेवल की बेवकूफी, कोई, ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रॉड है। तो आई एम नॉट सरप्राइज कि बाकी सब लोग कह रहे हैं भाई ये स्कीम है कहां, तो उनके अधिकारी कह रहे हैं भाई ये तो स्कीम है नहीं, वो कह रहे हैं ध्यान से। अच्छा, अब दूसरा, अगर आपको महिलाओं को पैसे देने, वो पंजाब में जो देने थे 1,000 रुपए, वो कहां गए? और वो कह रहे हैं ऐड आप लोग छपवा रहे हैं अधिकारियों पे प्रेशर डाल के। मैं सर पा रहा हूं, मतलब आपकी सरकार, मेरी सरकार, अरे भाई सत्ता में आप है, सिविल सर्वेंट आपको रिपोर्ट करते हैं। नहीं, मेरी कहानियां उनकी सुनते जाओ। जब ये पोल्यूशन की बात होती थी, बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात सुनने लायक है। ये साहब, पंजाब में ये कांग्रेस सरकार बड़ी खराब है, ये पराली जलाती है। उसके बाद कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी आ गई। अब कह रही है पंजाब से नहीं आ रही, ये दूसरी तरफ से आ रही। अबे हवा तो वहां से यहां चलती है, उस उल्टी तरफ से। इससे कुछ भी बुलवा लो, कुछ ना कुछ बोल देगा। ये दिल्ली हारेंगे इस बार 100% पक्का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने जो पिछली लिस्ट 20 की अनाउंस की है, भाई साहब, उसमें 13 इंपोर्टेड थे। मैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, मैं उसके लिए हम भी करते हैं भाई। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में भी हमारी मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड सक्सेस। कुछ लोग आएंगे, अगर वो विकास का काम करना चाहते हैं और मोदी जी के कार्यक्रमों योजनाओं के साथ मिलना चाहते हैं, दे आर वेलकम। बट ये कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा जिस तरीके से ये काम करता है? तो सारे ही उसमें वो है। अच्छा, मैं इसमें एक काउंटर है सर मेरा, कि आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इंपोर्ट करके नेता लिए, हमने भी लिए, आपने भी लिए। हाँ। लेकिन आपने बताइए, हमने अपने वैल्यू सिस्टम नहीं, पर कैलाश गहलोत को ले लिया सर, जिस आदमी को कहा गया कि इतना करप्ट आदमी है। नहीं, देखो, मैं उस इंडिविजुअल की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसके बाद आपका सेकंड होगा कि वॉशिंग मशीन है, उस पर भी मेरी थियरीज हैं। देखिए, ऐसा है, थोड़ी देर आप रहिएगा और देखिएगा कोई होता है व्हाइट वॉश या नहीं होता है। आप हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ना था। आप मंदिर जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, कहा जी मैं आज से सुधरूंगा, आएगा हमारे साथ बैठ के गड़बड़ करेगा, बाहर जाएगा। सो आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। इसमें कोई एक्स वाई की बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। आप हमारी टॉप लीडरशिप देख लो, कोई एक ऐसा लीडर है जो अपनी स्थान पे इसलिए है क्योंकि उसकी रिश्तेदारी थी, या पिताजी थे, या माताजी थी, एक्सेट्रा। आप ऑन दी अदर हैंड कांग्रेस को देखिए, इतना लायक है ये लोग, ये एक परिवार के 3 लोग एक ही समय, 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, होंगे बड़े टैलेंटेड, पर हमारे यहां ऐसा टैलेंट है नहीं। हमारे यहां तो आपको कार्यकर्ता के बनने के बाद काम करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, आपको मौका देगा। और हमारे सीनियर जूनियर का है नहीं। आज आप बड़े पद पे, कल आपको छोटी सी इलेक्शन लड़नी पड़े, लोग लड़ते हैं, उससे क्या है? दैट इज अ डिफरेंट वैल्यू सिस्टम। सर, जब हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने बड़ा प्रश्न उठाया कि जॉर्ज सोरोस से कनेक्शन क्या है कांग्रेस का, गांधी परिवार का, राहुल गांधी का। और उसी बीच शशि थरूर ने कहा कि भाई, एक उनका पुराना ट्वीट 2009 का कि जॉर्ज सोरोस मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उन्होंने पता नहीं क्या कहा। फिर हाँ। उसके बाद मैं एक ही बार मिला हूं, वो पुरी जी के घर में मिला हूं। उसका मैंने एक बड़ा लंबा दिया, उसका बहुत अच्छा वायरल हुआ। अभी मेरे को किसी बेवकूफी की चिट्ठी आई उस पर। देखिए, ऐसा है, मैं गया था संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि बनने, परमानेंट एम्बेसडर बनने, 2009 की मई में गया था। कुछ ही महीने के बाद शशि थरूर, जो उस समय कांग्रेस पार्टी में एमओएस थे,
विदेश मंत्रालय में, वो आ रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपके स्वागत के लिए जिस दिन पहुंचेंगे आपको ब्रेकफास्ट पे इनवाइट करूंगा। सुबह 6 बजे फ्लाइट आती है, 8 साढ़े 8 बजे वो ब्रेकफास्ट के लिए आए। अगले दिन शाम को मैंने उनके लिए डिनर किया और मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए किसको मिलना चाहते हैं। तो उन कई लोगों का उन्होंने नाम बताया, जैसे बाकी एम्बेसडर्स हैं, हमारे एक शेफ दे कैबिनेट थे विजय नंबियार, हमारे एक पत्रकार है केपी नायर जो टेलीग्राफ के डिप्लोमेटिक एडिटर थे न्यूयॉर्क में, ऐसे लोगों का, और एम्बेसडर्स भी थे। तो उन्होंने उस समय कहा कि ये जॉर्ज सोरोस को भी बुला लेना। तो मैंने पूछा, भाई मैं जॉर्ज सोरोस को तो जानता नहीं हूं, पर आप कहते हो मैं बुला लेता हूं। मैंने बुला लिया। मैं तो ना जॉर्ज सोरोस से उससे पहले मिला हूं, ना उससे बाद में मिला हूं। मुझे तो ये बिल्कुल आइडिया आना ही नहीं था। जब अब मैंने देखा कि 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस की जो फाउंडेशन उन्होंने फाइनेंस किया, और ये यंग नेता जो थे हमारे एमओएस डॉक्टर थरूर, बाय द वे मेरे स्टूडेंट भी रहे। अब वो नहीं पसंद करते, वो किसी के स्टूडेंट कहलाते हैं। जब वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे, मैं टीचिंग फैकल्टी में था, वो स्टूडेंट थे, इसलिए मैं उसको परिभाषा क्लियर कर रहा हूं। तो ये कहने लगे कि आप उनको बुला लीजिए एक्सेट्रा। अब क्यों वो बुलाना चाहते थे, पर उनके कहने पे बुलाया मैंने। तो आपको ये अच्छे से याद है कि याद नहीं, शशि मैंने थरूर मैंने 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 वो जो गेस्ट लिस्ट है उसकी फोटो कॉपी दे दी। मैं आपको भी देता हूं कॉपी, आप भी उसका अपने प्रोग्राम में कर देना। मैं आपको उसके पूरी कॉपी। मेरा ऐसा है, मैं अगर मेंटल फैकल्टीज मेरी अगर याददाश्त भी नहीं भी रही, पर मेरे को 50 साल पुरानी चीज है, पर मेरा वो जो रजिस्टर है, विजिटर्स रजिस्टर, एम्बेसडर रजिस्टर, जहां पे भी मैं एम्बेसडर रहा हूं, जब भी मैंने डिनर किया, सबके सिग्नेचर और नाम होते हैं, उसकी मैं कॉपी रखता हूं। तो लकीली मेरे पास कॉपी थी और मेरे ट्वीट के साथ लगी हुई है। तो इससे इससे शशि थरूर ने तो मेरे को लिखा, आई होप वी कैन ड्रॉप इट नाउ, एक पर्सनल मैसेज भेजा। अच्छा आई होप वी कैन ड्रॉप इट नाउ, आई सेंट अ वेरी फ्रेंडली मैसेज, आवर रिकलेक्शन में डिफर बट यू नो वी वर बोथ, ये मतलब कि वो जो पर्सनल मैसेज मिला, उसने बोला यार बहुत हो गया एटसेट्रा। ये तो गलत बात है। उन्होंने आरोप सोशल मीडिया पे लगाया और पर्सनल मैसेज भेज के कह रहे हैं कि रफा दफा मैं पर्सनल मैंने क्या करूंगा, अगर ज्यादा मेरे को ज्यादा उन्होंने ऐसे किया तो मैं पर्सनल मैसेज भी किसी दिन रिलीज कर दूंगा। देखिए वो राजनीति कर रहे हैं, उनको सीधा बोलना चाहिए था, हाँ मैं 2009 से मिला था, उसके बाद मैं उनसे एक बार फिर मिलना चाहता हूं। और उन्होंने ये 2009 में ट्वीट किया था कि मेरे फ्रेंड है। 2009 से लेकर 24 में जब ये गड़बड़ हो गई, वही ट्वीट आपकी कि मैं मेरा फ्रेंड है, अब आप मुकर रहे हो। अगर वो मेरा नाम नहीं लाते बीच में, फिर मुझे कौन याद है भाई। एज एन एम्बेसडर मैं महीने में 30 लोगों को खाना खिलाता था, 25 लोगों के घर जाता था। ऐसे नहीं होता, दिन में 30 लोग 30 दिन होते हैं। आप डिनर करोगे 2 बार, 15-15 लोग आएंगे, आपको कौन याद रहता है। बट मेरा रिकॉर्ड था, मैंने निकाल लिया। सर आपको चूंकि आपकी याददाश्त, मैंने अभी भी हम बात कर रहे थे और अभी इंटरव्यू में भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपकी याददाश्त जो है ना वो थोड़ी अभी इंटैक्ट है, इंटैक्ट और जबरदस्त है। तो उस दिन की आपको कोई याद है जॉर्ज सोरोस को जब आपने पहली बार देखा? नहीं वो फिट नहीं होता था उसमें यार, भाई साहब वो फिट नहीं होता। ये बाकी सारे एम्बेसडर है, फ्रांस का एम्बेसडर, वो कुछ अफ्रीकन एम्बेसडर्स थे, वो ये डिप्लोमेटिक क्राउड है। जॉर्ज सोरोस ने ये अपने कंधे पे बोझ ले लिया था दुनिया को सुधारने का। तो उसने उनकी ट्वीट में भी आया कि नो ही वाज वरीड अबाउट और दैट वी वर बैशिंग द वेस्ट ऑन सम स्टैंड, पता नहीं क्या बोला, मुझे तो वो कुछ याद ही नहीं है। ही स्टक आउट देयर बिकॉज बाकी जो इनवाइटीज थे, वरिष्ठ पत्रकार, यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, जो सेक्रेटरी जनरल का ऑफिस चलाते थे, बाकी एम्बेसडर्स, वो दूसरे किस्म के लोग हैं। मतलब ये काली दाढ़ी में सफेद बाल जैसा था। अच्छा, लेकिन चलिए ये तो आपने क्लियर कर दिया और अब मुझे लगता है इसमें कोई डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, और जिस तरह से पर्सनल मैसेज हो रहे हैं उससे भी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन अब थोड़ा काम जो आपने किया सर उस पर भी आते हैं। एक बड़ा प्रश्न जो आज की तारीख में लोग पूछते हैं, जो आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, कि पेट्रोल जो है वो और सस्ता कब होगा? देखिए मैं आपको पेट्रोल प्राइसिंग इकोनॉमिक्स थोड़ा बताना चाहता हूं। क्रूड ऑयल, हमारी डिपेंडेंस अभी भी इंपोर्ट्स पे 85% से ज्यादा है, इंपोर्ट डिपेंडेंट। इसलिए क्रूड की प्राइसिंग जो है वो 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ अ बैरल इंटरनेशनली, जो लोग कहते हैं कि वो कम हुआ, हाँ वाकई में कम हुआ, बट इंश्योरेंस, फ्रेट एंड द डॉलर एक्सचेंज रेट। अब देखिए डॉलर एक्सचेंज रेट में क्या हुआ है और इंश्योरेंस फ्रेट चार्जेस कहां गए हैं।
उसके बावजूद भारत एक ऐसा देश है, सिर्फ एक ही देश है जहां पे पिछले 3 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं। आप इसके नेबरहुड से कंपेयर कर लें। नेबरहुड में कौन सी कंट्रीज हैं? श्रीलंका को ले लो, बांग्लादेश को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, हमारे बहुत कम है उन देशों से। दुनिया भर में भी हमारी जो परफॉर्मेंस है एब्सोल्यूट टर्म्स में भी नीचे आई है, फ्लैट है या नीचे आई है। पर आप भारत के अंदर देखिए, जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पे पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपए नॉन बीजेपी स्टेट से कम है। सो मुझे लगता है असली सवाल आपका यह होना चाहिए, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं वहां पे दाम कब होगा? एक्चुअली उनसे लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, नहीं, इसलिए सवाल अच्छा, आपसे है कि इसलिए इसका मैं जवाब देता हूं। मैं आपको जवाब देता हूं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की पर्सनल कमिटमेंट है। जो हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तबका है या बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहते हैं, कि इनको कठिनाई ना हो, इन्होंने 2 बार सेंट्रल केंद्र सरकार जो सेस लगाती है वो 2 बार नवंबर 2021 में और मई 2022 में उसको कम किया। उसके बाद एक बार फिर किया, और बीजेपी रूल स्टेट्स ने अपना वैट भी कम कर दिया। इसलिए ये 10 रुपए का फर्क है। इससे आगे जाके क्या हो सकता है, मैं आपको अपना पर्सनल, ये मैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री नहीं बोल रहा यहां पे, मैं इंडिविजुअल देता हूं। देखिए, मेरा व्यू ये है कि इस समय दुनिया भर में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं रहेगी। काफी प्रोडक्शन है, काफी सप्लाई है, पर अभी भी दाम जो है वो 72-73 पे है। अगर वो 80 जाता है तब तो कोई गुंजाइश रहेगी नहीं कम करने। पर अगर 72-73 भी जाता है, अब ये देखिए, हम गैस सिलेंडर जो 1200 रुपए का है उसको 500 रुपए में दे रहे हैं। आप ये मान के चलिए, इससे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनका पता नहीं 40-50 हजार करोड़ का एक साल में नुकसान हुआ। तो वही कंपनी, देखिए, कोई भी कंपनी बिजनेस होगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे या पीएसयू हो, वो फिलैंथ्रोपी के लिए या दान के लिए नहीं बिजनेस करेगा। बट उनका प्रॉफिट क्यों कम हुआ है? क्योंकि उन्होंने ये सब्सिडी दी। ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले साल गैस आप कह रहे हैं कि पेट्रोल में भले कंपनियों ने कुछ पैसा कमाया, थोड़ा सा, मैं वही थोड़ा सा कमाया हो, लेकिन जो सिलेंडर में आप लोग नहीं, वही कंपनी दोनों करती है ना। मैं आपको तो बता, उसमें नुकसान हो रहा है। उसमें नुकसान हुआ तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस पिछले साल गैस की चक्कर में 28,000 करोड़ की नुकसान था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को। इन्होंने क्या किया? हमने उनको 22,000 करोड़ लौटाया। उसके बाद पेट्रोल में अंडर रिकवरी थी, पेट्रोल और डीजल में अंडर रिकवरी थी। हमने वित्त मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमें 15,000 करोड़ दिए, पर स्थिति ठीक हो गई, मतलब, और हमने 15,000 करोड़ लिया ही नहीं। इस बार हमारा गैस सब्सिडी के कारण कम से कम 20-30 हजार करोड़, शायद ज्यादा भी होगा, कोई एक फिगर मैंने देखा 54,000 करोड़। तो ये सबको देख के चलना होता है। और खासियत मैं समझता हूं, सबसे विशेष बात यह है कि दाम कम हो रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा उसका मैं माफी चाहता हूं, मैंने थोड़ा एक्सटेंडेड दिया है। मैं आपको चार्ट भी दूंगा। आगे बढ़ते, अगर मान लीजिए ऑयल सप्लाई सही रही, ये जो ग्लोबल टर्ब्यूलेंस है, जैसे यूक्रेन में, रशिया यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, अगर ये सब स्थिति सुधर गई और दाम नीचे आएगा, तो हाँ, जरूर उस समय कुछ सोच सकते हैं। पर सरकार इसमें अपने आप में नहीं निर्णय ले सकती। ये डीरेगुलेटेड सेक्टर है। अब मैं बोलूंगा ज्यादा डीरेगुलेटेड, उस आपसे पूछे बगैर कुछ नहीं करते। अरे भाई नहीं, इनके वो शेयर होल्डर्स भी हैं। और अगर किसी प्रॉफिट की बात करते हैं, अब देखिए, एक कंपनी है जिसके पास 4,500 टन कितना कैरे वो था इन्वेंट्री। जब दाम 80 था तब उन्होंने लिया था, अब दाम 70 पे आ गया, उसका तो लॉस हो गया ना, पेपर पे हुआ जो भी हुआ। तो ये उनको कमर्शियल डिसीजन लेने पड़ते। कई हमारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज थी, जब उनको अंडर रिकवरी थी, उन्होंने कहा हम भी नहीं बेचेंगे। भाई, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, सरकारी कंपनी नहीं करेगी, और मैं समझता हूं उनको करना भी नहीं चाहिए। तो इसमें एक चीज और जोड़ दूं सर, जब हम ये बात करते हैं, एक मोटे तौर पे तर्क ये दिया जाता है कि भाई सरकार ने खुद बताया कि हमने रशिया से बहुत सस्ता तेल लिया, तो जब सस्ता लिया तो फिर जनता को फायदा ट्रांसफर क्यों नहीं? सस्ता देखो, सस्ता का क्या होता है, रिलेटिव होता है। 2022 की फरवरी में जब युद्ध आरंभ हुआ,
उस समय हमारी इंपोर्ट्स रशिया से 0.2% थी, वो तो कुछ हार्डली एनीथिंग। हम एक दिन में 5 मिलियन बैरल यूज करते हैं। हमने वो 0.2% से बनते 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 2-3 महीने बाद हमारा 38% इंपोर्ट रशिया से था। वो क्यों था? वो प्राइस सेंसिटिव था, क्योंकि हम सरकार नहीं तय करती, हमारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है टेंडर फ्लोट करती हैं। वो कहेंगे हमें इस ग्रेड का स्क्रूड चाहिए, कौन जो सस्ता देगा उससे ले लेंगे। अभी सिचुएशन क्या है, काफी देर डिस्काउंट अच्छे थे, उसके बाद डिस्काउंट कम हो रहे हैं। अभी भी जो है, आपने देखा होगा एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने डिस्काउंट किया, पर वो भी डिस्काउंट, अगर आप ये मान के चलिए सप्लाई काफी होने वाली है, डिस्काउंट्स परमानेंट नहीं होते हैं, डिस्काउंट्स कॉन्टेक्चुअल होते हैं। उसी समय जब ये डिस्काउंट अच्छा था, गैस पे हमारी 28,000 करोड़ नुकसान हो गया। और अभी भी जब पिछले साल अभी हमारा गैस में फिर 50,000 करोड़ हो गया। अभी हमें यह देखना है कि अभी तो स्टेबल है, ठीक है, अंडर रिकवरी पेट्रोल और डीजल में नहीं है, गैस में है, जबरदस्त है। बट आपने, मोदी जी ने एक कमिटमेंट ली है कि कंज्यूमर को, खास करके जो इकोनॉमिकली वीकर है, उनको रीजनेबल प्राइसेस पर, वो हम कर रहे हैं। अब ये जो कहना है, वो क्या कहते हैं, वो स्टेटिस्टिक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे थे। और जब हम लोग थे, अब एक ये जो युवा नेता है राहुल गांधी, हाँ, आपने नाम लिया, मैं तो युवा नेता, मैं तो रिस्पेक्टफुली युवा नेता ही कहूंगा। उन्होंने ये कहा कि हमारे जमाने गैस का सिलेंडर, अरे मेरे भाई, तुम्हारे जमाने में गैस सिलेंडर था ही नहीं। जब 2014 में मोदी जी ने दायित्व संभाला, टोटल गैस सिलेंडर देश में 14 करोड़ था, और ये सारा भाई साहब अर्बन था, शहरों में था। वो मोदी जी ने 14 करोड़ लेते लेते उसको 33 करोड़ बना दिया। और उज्ज्वला योजना जो 2016 में जिसकी शुरुआत हुई है, जिसके तहत अभी 500 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है, ये 85% रूरल एरियाज में कनेक्शन दिए गए। ये है फर्क। तो अवेलेबिलिटी सब जगह, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन एनर्जी भी साथ में। तो इसको अगर मैं मोटे तौर पर समराइज करूं कि रशिया से सस्ता तेल लिया, दूसरी चीजें भी अगर हुई, इराक से लिया जब मिलेगा। अभी अमेरिका हमें $20 बिलियन का खरीद रहे हैं। आजकल अमेरिका 13 मिलियन बैरल, माफी चाहता हूं, 13 मिलियन बैरल एक दिन का प्रोड्यूस करता है। आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत, वो कह रहे हैं 1.4 मिलियन बैरल ऐड होगा उससे, सो 14.4 मिलियन बैरल हो जाएगा। हम $20 बिलियन का एनर्जी खरीदते हैं अमेरिका से। मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका कहेगा हमसे और खरीदो। अरे भाई, हम ये जो इकोसिस्टम है, ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, और जो खास करके इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए बना हुआ है। अगर आजकल हमें, अभी ईरान का ऑयल इज नॉट ऑन द मार्केट, पर अगर कल वो आ जाता है, वेनेजुएलन ऑयल आ जाता है, अभी तो ये सब सैंक्शनड है, और भी ऑयल आएगा, तो जहां से सस्ता मिलेगा वहां से लेंगे। कोई एक ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये सारी परिस्थिति बनी तो पेट्रोल की कीमत कहां तक जाएगी नीचे? देखिए, ये बड़ा मुश्किल इसलिए है कि इसमें जो कॉस्ट हैं वो नहीं, आप एक चीज चल के रही है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। अगर आप ऑन शोर ड्रिलिंग करते हो तो एक वेल ड्रिल करने का $4 मिलियन खर्चा, एक वेल ड्रिल करने का। अगर आप ऑफशोर करते हैं, मतलब समुद्र में डीप सी, तो 100 मिलियन डॉलर है। भाई साहब, ये जो बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, 16 वेल ड्रिल करने के बाद, मतलब 100 मिलियन हर एक में खर्च करने के बाद नहीं मिला तेल, 17वीं टाइम पे मिल गया, 17th अटेम्प्ट में। अब इसका भी तो कॉस्ट कोई रिकवर करेगा। देखो, मेरे को तो तेल खरीदना है, अभी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा तेल अवेलेबल है। ब्राजील 3 मिलियन बैरल रोज का है, उसका अभी और जो उनकी फाइंड उससे 4 लाख बैरल एडिशनल आएगा। कनाडा, सूरीनाम, गायाना, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब जगह में मोर ऑयल इज कमिंग। अगर आपका सवाल है, मेरा उसमें आंसर यह है, अगर इस सब जगह ये ऑयल बढ़ता गया, और तो मैं समझता हूं कि देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन कैन वेरी फ्रॉम $4.5-5 पर बैरल टू $8, पर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं, वो चाहेंगे 80-85 से कम नहीं आए, पर अभी उनके लिए मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि ज्यादा तेल होगा तो कोई ना कोई और दे देगा। तो मैं समझता हूं कि अगर ये सब जब सही रहा, इंक्रीज इन सप्लाई होते रही, गैस का तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं 2025 के एंड से गैस प्राइसेस विल कम डाउन एंड कम डाउन कंसिडरेबली। अभी भी हम यूएस से ज्यादा गैस खरीदते हैं, तो और भी होगा, और भी तो एलपीजी और सस्ता देंगे आप?
नहीं, एलपीजी नेचुरल गैस की बात नेचुरल कर, गैस। नेचुरल गैस जो ट्रांसपोर्टेशन में Okay. पाइप गैस और सीजीडी में उसकी बात कर रहा हूं। एलपीजी जो है वो रिफाइनरी से पेट्रोल से बनता है, तो उसका Okay. अलग इकोनॉमी, वो भी नीचे आ सकता है, बट आपको कंसिस्टेंट पीरियड के लिए यू विल हैव टू बी विदाउट वॉर एंड विदाउट पायरेसी ऑन द हाई सीज, विदाउट हुतीज अटैकिंग, ये करना पड़ेगा। एक सोल्यूशन जो मोटे तौर पर सीधे सीधे बोला जाता है कि भाई अगर पेट्रोल को भी जीएसटी में ले आए, अरे बहुत अच्छा आइडिया, मैं तो होप कर रहा था पिछली जीएसटी काउंसिल में हो जाएगा। तो आपने निर्मला जी को नहीं कहा? नहीं, मैंने, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा है कि पेट्रोल नहीं, ये गैस जीएसटी में, पेट्रोल तो आने वाला नहीं है जीएसटी में, क्योंकि अभी बड़ी फ्लूइड सिचुएशन। सो मैं आपके क्वेश्चन को रिफ्रेश करूं, गैस का निर्मला जी ने खुद कहा, पर देखिए जीएसटी काउंसिल में स्टेट्स को साथ ले जाना होता है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की भी बात है, तो मैं समझता हूं नेचुरल गैस जो है, जो प्राकृतिक गैस जिसको कहते हैं, वो समय मैं चाहूंगा जल्दी आए, निर्मला जी में आई एम श्योर चाहती हैं, पर उसको स्टेट्स को ले जाके बिफोर लॉन्ग हो जाएगा। पर उसमें एक तर्क ये दिया जाता है कि 1/3 जीएसटी काउंसिल में हिस्सा केंद्र का है, जो बाकी स्टेट हैं 20 राज्यों के करीब आपकी खुद की या सहयोगियों की सरकार है, तो अगर आप चाहें नहीं, हम तो ये चाह हो रहे हैं, सकता है, मैं आपका आंसर ये हम चाह रहे हैं और इसलिए करवा के दिखाएंगे। करवा के दिखाएं। हाँ। लेकिन पेट्रोल नहीं आ पाएगा। पेट्रोल नहीं आ पाएगा, उसको अलग डिस्कशन है, वो मैं उसको हमें आपके साथ एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें स्टेट रेवेन्यूज बहुत आ जाते हैं और स्टेट कभी मानेगी नहीं। एक स्टेट है दिल्ली के नॉर्थ, आप समझ जाएंगे मेरे जैसे लोग जहाँ हैं, उनको हम भेजते हैं अगर कोई चीज एथेनॉल बनाने के लिए, वो उसमें एथेनॉल से डाइवर्ट करके वो पोर्टेबल अल्कोहल जो दारू है वो बना देते हैं, उसको मैं क्या करूंगा, उसका रेवेन्यू भी लेते हैं और नशा भी लेते हैं, दोनों। तो वो दिन कभी नहीं आएगा फिर तो कि हम 70 रुपए का पेट्रोल देखें। देखिए मैं ऑप्टिमिस्ट हूं बाय नेचर। अगर मेरे को 3-4 साल, जब मैं मेरे मंत्रालय से तो जुलाई ऑफ 2021 से जुड़ा हूं, अगर मेरे को बोलते थे, अगर उस समय मेरे को असेसमेंट करनी पड़ती है कि दिसंबर एंड 2024 में पेट्रोल जो आज रेट है, मैं कभी मानता नहीं। आप जरा ऑप्टिमिज्म अपनी सही रखिए, सप्लाईज युद्ध ना हो, सप्लाई सही रखिए, हमारी डोमेस्टिक ईएनपी बढ़ जाएगी। 70 भी आएगा। देखिए इस समय इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस है $72-73 अ बैरल। अगर इंटरनेशनल क्रूड का प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो हमारे यहां जिसको आप 90 रुपीज कहते हैं, अगर एक्सचेंज रेट सीखता है 90 से नीचे आएगा और आना चाहिए। सर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और बताइए, ये जो आप लोगों ने रशिया से तेल लिया, ये कैसे किया? क्योंकि इतना विदेशियों ने ज्ञान दिया कि अरे ये क्या कर रहा पहले है। मैं आपको बता दूं, ये नैरेटिव जो है ना, कि बड़ा प्रेशर था वेस्ट से। मुझसे किसी ने ये डेवोस में या कहीं गैसटेक में ये सवाल पूछा, तो मैंने कहा कि प्रेशर तो उनको फील होता है जिनके, मैंने कहा आई सेड हुज हेड इज वायर्ड, मैंने कहा जिसकी दिमाग की वायरिंग हो कि प्रेशर फील कर सके। मैंने कहा मेरे जो नेता हैं उनके तो प्रेशर वाली कोई वायरिंग है नहीं, और क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं हम भी कॉन्फिडेंट रहते हैं हमारी वायरिंग। मैं आपको कहता हूं पूरे विश्वास से, एक सॉलिटरी इंस्टेंस के अलावा मुझे कभी किसी ने प्रेशर में डालने की कोशिश नहीं की। और जो अमेरिका के चीफ नेगोशिएटर थे इन चीज़ों के, मैं उनका नाम नहीं लूंगा पर आप समझ जाओगे, उन्होंने मेरे को बड़े एक स्पष्ट तरीके से बोला कि देखो ऐसा है, हमें आपका रशिया से ज़्यादा क्रूड खरीदने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिर्फ यही कहेंगे उसको सस्ता खरीदो। और उन्होंने प्राइस कैप लगाया। और मेरे जैसा आदमी जिसको कहे कि आप खरीदो और सस्ता खरीदो, तो सस्ता खरीदने में तो दैट इज़ म्यूजिक टू माई ईयर्स। तो हमने उसका भी फ़ायदा उठा के थोड़े से डिस्काउंट ज़्यादा किए कि हम नहीं और ले सकते क्योंकि वो प्राइस कैप में आता है। मेरे को एक यूरोपियन, एक चीज अमेरिका खुद चाहता था कि भारत अरे और भाई वो सस्ता। इसलिए चाहते थे क्योंकि रशिया 13 मिलियन बैरल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। अगर रशिया से सारे लोग बंद कर देते तो वो 13 मिलियन बैरल की शॉर्टफॉल कहाँ से आती है? सऊदी अरब से, एमिरेट से। तो तेल का जो बैरल, क्रूड ऑयल का बैरल एक है, वो $250 पे चला जाता है। तो वी हैव डन देम अ फेवर। भारत ने, क्योंकि रूस से तेज किया, हमने ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया और हमने बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की। ये असलियत है। पर उसके दौरान ये काफी मिसगाइडेड होते हैं, अरे रशियन ऑयल। एक राजदूत है पश्चिमी यूरोपियन देश से, मुझे कहना चाहिए राजदूत नहीं, उच्चायोग समझ जाएंगे,
मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक दिन मेरे को मिलने आए और ये नहीं बताया कि यहीं इसी कमरे में मिलने आए, नहीं वो निर्माण भवन में था, शायद यहीं था, मिलने आए। तो मैं तो इसलिए पूछ लेता हूँ कि भाई आपका क्या विषय, उन्होंने बताया नहीं, कर्टसी कॉल, मैंने आ जाओ, नहीं आप जो रशिया से ऑयल खरीदे, मैंने कहा इसलिए आप बात करने आए हैं। फिर मैंने उनको 5 मिनट अंग्रेजी में समझाया कि ऑयल इकोनॉमी कैसे करती है, और मैंने साथ में ये भी बोला उनको थैंक यू बाय बाय करते करते, अगर मेरे को आपको पता होता कि आप इसलिए आ रहे थे तो मैं नहीं आपको मिलता, मेरे सेक्रेटरी भी पंद्रह मिलते नहीं, क्योंकि जो आप कह रहे हो आपके इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, चुप करके उसके अलावा कभी कोई नहीं आया मेरे पास। वो सही है, बिकॉज हम अगर खरीद रहे हैं तो देखिए, पहली बात तो इसमें प्रेशर की बात नहीं है, मोदी जी की कमिटमेंट अपने नागरिक, अपने सिटीजन्स और उनकी एनर्जी नीड्स के लिए है। और दूसरा, हम क्यों नहीं खरीदेंगे जहां से अब हमको सस्ता मिलेगा, और दूसरा हमें कोई इंटरनेशनल सैंक्शन है नहीं, जो रशिया से एनर्जी हंगरी जा रही है थ्रू अ पाइपलाइन, या जापान जा रही है, चाइना, उसमें कुछ नहीं है, तो हम जो खरीद रहे हैं ओपन मार्केट में, उससे क्या हो रहा है। मैंने ये भी सुना कि आप लोगों ने जो पेट्रोल के प्राइस रैशनलाइज किए कि भाई बहुत दूर अगर हमने किया, उसको 4-4 रुपए का फर्क हुआ लोगों को, और हमने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, जो डीलर मार्जिन भी ठीक किया, तो अब अच्छा काम हुआ। इस समय मार्केट स्टेबल है, इसलिए जब भी मेरे को, मैं किसी आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार से बात करता हूँ, कहते और कम हो गया, मैंने कहा पहले ये तो एक्नॉलेज कर दो भैया 5 मिनट के लिए कि दुनिया भर में एक ही देश है जहाँ कम हुआ है, पर इंशाल्लाह चाहे तो इसको आगे भी चले गए। लेकिन ये आप जैसे बता रहे हैं कि आपने किसी उच्चायुक्त को हड़का दिया कि हड़काया नहीं, मैंने प्यार से बताया। नहीं, आप प्यार से तो नहीं हड़काए होंगे। या फिर जयशंकर जी जहां जहां जाते हैं सब वो जा रहे थे, एक बार उन्होंने फोन किया कि ये भाई अगर ये मेरे से सवाल पूछा जाए, ये पेट्रोल का रशिया से, ऑयल का रशिया से, एनर्जी का, तो मैंने उनको एक ही चीज कहना, दे बाय मोर इन 1 आफ्टरनून देन आई बाय इन अ क्वार्टर 3 मंथ। वो लगता टेलीफोन कनेक्शन ठीक था, उन्होंने ये किया दैट यू बाय मोर इन 1 आफ्टरनून देन आई डू इन अ मंथ, मंथ नहीं 3 मंथ। अरे अभी भी खरीद रहे हैं यार, अभी भी खरीद रहे हैं। और दूसरा, आगे चल के चलिए, अब उनको बोलो ये आपने एटॉमिक एनर्जी वाले से पूछो, न्यूक्लियर मटेरियल क्यों खरीदना, अगर आपको रशिया को करना, एक एनर्जी बंद करोगे दूसरी खरीद लोगे, छोड़ो यार, ये जो अब आपका बड़ा सीरियस प्रोग्राम, उसमें हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि लोग बाद में कहे कि मंत्री ने प्रोग्राम में आके खड़का दिया। नहीं, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि ये टीम गेम है। वो जो जयशंकर जी का बयान वायरल हुआ था कि जितना तुम एक दिन में खरीदते हो हम एक महीने में खरीदते हैं, उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी? स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी, पर मैंने क्वार्टर की लिखी थी। वो स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी चेंज कर दी, शायद उन्होंने, वो तो ज्यादा ही हो जाएगा। लेकिन जब हम पेट्रोल की बात करें सर, आपका जो पिछला मंत्रालय था अर्बन डेवलपमेंट का, उसमें भी बहुत काम हुआ, बहुत लोगों को घर मिला। वो जो दौर था और उसमें जिस तरह से काम हुआ, अगर आप उसको आज पलट के देखते हैं, आपको लगता है पिछली सरकारों में वो संभव था? था ही नहीं। क्यों? योजनाएं नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको छोड़िए बाकी सरकार के पीछे जाना, मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं एक सिंपल आपको एक बता दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला मई 2014 में, योजना की शुरुआत हुई जून 2015 में, 17 महीने देख लो जब अखिलेश जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, 17 महीने। तो आप देखो प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 वर्टिकल्स में उत्तर प्रदेश में उस पहले 17 महीने में कितनी इंडेंट हुई, और योगी जी के आने के बाद कितनी इंडेंट हुई। टीम हमारी वही थी। कितनी हुई अगर आपको याद? मैं बताता हूं, एक 17,000 थी और उनके 17 लाख थी, ये फर्क। ओह। और सचिव भी वही थे उत्तर प्रदेश काडर के, और जॉइंट सेक्रेटरी भी जो हाउसिंग थे वो भी उत्तर प्रदेश काडर के थे। तो ये भी नहीं हो सकता कि वो ऑफिशियल चेंज हो गए इसलिए हो गया। दुर्गा शंकर मिश्रा थे अर्बन अफेयर सेक्रेटरी, और अमृत अभिजात थे जॉइंट सेक्रेटरी। मेरे समय से पहले की बात है, ये बात है पहले 17 महीने अखिलेश जी की सरकार जब थी, वेंकैया जी थे। मैं आया हूं सितंबर 3, 2017 में, हाँ मंत्री चेंज हुआ, और योगी जी की सरकार उससे पहले बन गई थी, शायद कुछ महीने पहले। यार 17 लाख है। आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखिए, जहां पे केंद्र सरकार जो मोदी जी का समय और स्टेट गवर्नमेंट और डबल इंजन का काम हुआ, उसको छोड़िए। अब बाकी चीजें, अर्बन ट्रांसपोर्ट देखिए, ये काम शुरू हुआ था वाजपेयी जी की सरकार में 2002 में। आज कोई 960 970 किलोमीटर इफेक्टिव रनिंग मेट्रो सिस्टम है देश में, और 1030 किलोमीटर और बन रहा है।
तो आप इसको मान के चलिए कि दिल्ली में एक अच्छे दिन को मैंने अभी पीछे आंकड़े देखे हैं, 70 लाख राइडरशिप थी एक दिन की, 70 लाख। अगर ये 70 लाख मेट्रो पे नहीं आते, अगर सड़कों पे उतर आते अपनी गाड़ी में या शेयर भी करते, आपको पता है क्या ट्रैफिक की हालत हो जाती। तो मोदी जी के समय में जो अर्बन सेक्टर में काम हुआ, दबा के हुआ। उसमें आप कोई भी योजना, पहले तो स्वच्छता योजना देखो, 12-11 करोड़ शौचालय बनाए इन्होंने। आप उसके बाद देख लीजिए कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये स्ट्रीट वेंडर स्कीम, महामारी के दौरान जो इनको सामना कठिनाइयों का करना पड़ा, आज प्रधानमंत्री, मैंने अर्बन की छोड़ दो, बाकी भी आयुष्मान भारत, ये दबा के का हमारी मुझे दुख इस बात का है, दिल्ली सरकार ने इन योजनाओं को इंप्लीमेंट नहीं किया। आवास योजना में 4 वर्टिकल, उन्होंने सिर्फ वो जो बैंक्स और इंडिविजुअल्स को लोन देने का, जिसमें सरकार का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, सिर्फ वो वर्टिकल इंप्लीमेंट किया। बाकी जो है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप नहीं किया, बीएलसी वाला नहीं किया, इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन नहीं किया। तो अगर इसको मैं समराइज करूं कि जो गरीबों को, मध्यम वर्ग को घर मिले, अगर वो थोड़े और ज्यादा होते, अगर जैसे यूपी ये में कालका जी में हमने कर दिया, अभी जेलर वाला बाग होने वाला है एक्सेट्रा, थोड़ा सा दिल्ली सरकार और इंटरेस्ट लेती तो इसमें और दिल्ली का या भी यूपी में अखिलेश यादव की सरकार ने स्पीड कम ना की होती तो और सही, घर मिले होते और घर मिले होते। पर योगी जी ने पूरा किया। देखिए, आप ओवरऑल पिक्चर देखिए, आप सिंस अर्बन अफेयर्स की बात कर रहे थे, 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं। 3 करोड़ नहीं, 4.5 करोड़। और उन्होंने निर्णय ये किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 3 करोड़ और बनेंगे। अब इसके बाद सैचुरेशन हो जाएगी। तो आवास सिर्फ सरकार की तहत से नहीं बनते, प्राइवेट सेक्टर भी बनाता है, इंडिविजुअल्स बनाते हैं, पर एक सिस्टम में 7 करोड़ आवास आना विद द गवर्नमेंट्स हेल्प बहुत बड़ी चीज होती है। सर, ये इतना देश में काम हो रहा है, आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के समय बहुत तेज गति से काम हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे जब हम बात करते हैं एक इकोसिस्टम की, जो कि बाहर से फंडेड है या जहां से भी है, वो जिस तरह से काम कर रहा है, जो टूल किट की बात करें, टूल किट की बात हाँ। कर रहा हूँ, वो जिस तरह से काम करता है, या जिस तरह से आजकल आप देख रहे होंगे कि कुछ खालिस्तानी ग्रुप्स एक्टिव हो रहे हैं। वो पन्नू तो हर 3-4 दिन में एक बड़ा मजेदार सा वीडियो बनाता है, मुझे उसमें धमकी कम लगती है, उसको देख के मजा ज्यादा आता है। मजा क्या आता है, आप उसकी मूर्खता पे हंसते हाँ, हैं। मूर्खता पे हंसता हूँ, और जिस तरह से वो बातें करता है, बड़े लेकिन डेंजरस आदमी है। हाँ, ये वही आदमी है जो कहता है कि इस तरीके और उस तरीके के बीच में एयर इंडिया का जहाज मैं उड़ा दूंगा। पर यार, ये तो इस किस्म का मजाक भी मैं समझता इसको बंद कर देना चाहिए। अभी उसने कहा है कि योगी जी को खत्म कर देगा, तो कौन, मतलब पन्नू ने कहा? पन्नू ने तो वो तो फंसेगा। पन्नू गया। लेकिन सर, ये कितना बड़ा देश के लिए चैलेंज है, और ये जो नहीं, ये देश के लिए चैलेंज नहीं है। हमें देश को इससे टेम्पररी इरिटेशन और तकलीफ हो रही है, टेम्पररी है। देखिए, किसी भी देश की जो जनता होती है बहुत मैच्योर होती है। शॉर्ट टर्म में वो रेवड़ी से प्रभावित हो सकते हैं, कुछ इधर उधर की कहानियों से प्रभावित हो सकते हैं, अल्टीमेटली सब चाहते हैं कि देश में सुधार आए, एजुकेशन, हेल्थ बढ़िया हो जाए, उनकी जो अगली जनरेशन है उनके लिए कंडीशंस इंप्रूव करें। मुझे लगता है ये जो भी देश के बाहर जाके और देश की निंदा करते हैं, इनकी पॉलिटिकल शेल्फ लाइफ भी कम है। मैं आई विश देम गुड हेल्थ, बट पॉलिटिकली चल नहीं रहा। अब ये सबकी निंदा करने वाले इसके गैंग लीडर कौन है? युवा नेता। जब ये कहीं बाहर जाते हैं, इनका एक स्पिरिचुअल गुरु है, क्या नाम है उसका, सैम पेट्रोडा। अरे कहीं, इंडिया इज नॉट ए नेशन, नॉर्थ इंडियंस लुक लाइक अफगानीज, नॉर्थ ईस्टर्नर्स लुक लाइक चाइनीज। ये कहाँ पैदा हुआ था यार? ये कहाँ पैदा हुआ था? मैं तो उस दिन राज्यसभा में बोल रहा था, मैंने कहा जी, वो अंग्रेज जब छोड़ के गए तो कहते थे इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, नेशन विल नॉट सर्वाइव। मैंने कहा वो थिंकिंग है युवा नेचा के स्पिरिचुअल गुरु, मतलब लगता है लिनियर प्रोजेनेटर वो थे, तो बड़ा अल्लाह जयराम करने से मैंने ऐसा कुछ बात, मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने युवा नेता कहा। अच्छा, कोई और युवा नेता नहीं है? नहीं, किसी और का स्पिरिचुअल गुरु नहीं होगा जो ऐसी बेवकूफी की बातें करे। ये हो सकता है। लेकिन आपने इंदिरा जी को भी देखा, राजीव जी को भी देखा, और अब आप राहुल जी को भी देख रहे हैं, तीनों में कोई सिमिलैरिटी या कोई डिफरेंस दिखता है? नहीं, बिटवीन राजीव जी एंड राहुल जी मैं ये कहूंगा कि डिटीरियोरेशन बहुत बढ़ गई है।
किस चीज की डिटोरिएशन? मतलब राजीव जी कम से कम ये कहते थे 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 15 पैसे पहुंचता है। ये बस सच बात है यार। पर उनमें था तो उन्होंने बोला तो सही ना, उन्होंने बोला तो सही। एंड ये क्या बोलता है? वो अंगूठा काटने की बात याद है आपको वो? हाँ, और क्या पता नहीं वहां पे कहाँ थे, इंग्लैंड में थे या वो यूएस में थे। मैं उस सेशन का मैं वो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, मैं तो हैरान था। कोई व्यक्ति अपने देश से बाहर निकलकर अपने देश की निंदा करे, यार ये क्या, इज यू रनिंग डाउन योर ओन मदर एंड योर ओन प्लेस ऑफ अबोर्ड। इसमें फर्क देखिए। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, मेरे को याद आई बात, ये एक जनीवा में ह्यूमन राइट्स कमेटी थी या काउंसिल जो भी थी, वहां पे पाकिस्तान एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन चला रहा था कश्मीर पे। तो नरसिम्हा राव जी ने रिक्वेस्ट किया वाजपेयी जी को कि आप उस डेलीगेशन में जाइए, और आप गए। इन्होंने वहां जब भाषण दिया तो बीजेपी का तो कोई नेता ऐसा नहीं करेगा। मैंने वाजपेयी जी तो बहुत टॉल लीडर थे, ये तो ऐसा कोई नहीं करेगा। ये तो जैसे ही देश से बाहर स्टेप आउट करते हैं शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है? एक तो आपको अपने देश के साथ कोई प्रॉब्लम है, इट कैन बी दैट मैनी, और आप ये मोटिवेटेड कर रहे हैं। पर जो भी है, मैं समझता हूं इसको इनको कंट्रोल करना चाहिए। अभी अगर हम बात करें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा में से कोई आपको बेटर? देखिए, मैं सोचता हूं ये जो कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है, क्योंकि आपको ये राहुल गांधी की फिल्म काफी सालों से उसी थिएटर में लगी है, लॉन्च हुई, रीलॉन्च हुई, एक्सेट्रा। प्रियंका जी अभी नहीं आई हैं। मैं समझता हूं कि उनको मौका दिया जाएगा। सवाल ये उठता है, प्रियंका जी राहुल जी को रिप्लेस करेंगी या उनको स्ट्रेंथन करेंगी या क्या करेंगी? पर मैंने एक पीछे बयान पढ़ा किसी सीपीआईएम के लीडर में, जिसने कहा कि वायनाड में जब ये इलेक्शन लड़ी तो एक्सट्रीम फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ने उनका साथ दिया कैंपेन में। मैं देखना चाहूंगा ये कहाँ कैसे होता है, क्योंकि अगर आप लीडरशिप हिंदी हार्टलैंड की हो, उत्तर प्रदेश में आपके परिवार का लंबे समय से संबंध है, आप रायबरेली और अमेठी के बाद इलेक्शन लड़ती है वायनाड से, और वहां पे भी अगर ये एक्सट्रीम फंडामेंटल, ये सीपीआईएम का लीडर कह रहा है, कोई बीजेपी का लीडर नहीं कह रहा, तो मैं समझता हूं आने वाला समय बताएगा। बट देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस और एज है, मैं तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। बट ये राहुल गांधी की जो लॉन्च रीलॉन्च, आई थिंक उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी रही नहीं अब, और खुल भी मुझे लगता है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। जैसे ही कभी एक्टिविटी खत्म होती है, फिर वो आप कहीं और बिजी हो जाते हैं, और देखना समय देखते हैं कि कैसे चलेगा आगे। मेरे मन में एक प्रश्न था जो मैं इस चीज से थोड़ा अलग है, लेकिन मैं सोच रहा था आपसे मिलूंगा तो कभी पूछूंगा कि जैसे मैं अगर कैलकुलेट करता हूं कि मुसलमान वोट जो है वो 2002 भूलने को तैयार नहीं है। उसके बाद मोदी जी घर दे दें, शौचालय दे दें, राशन दे दें, नौकरी दे दें, कुछ भी दे दो, लेकिन वो 2002 को छोड़ने को तैयार नहीं है। कई बार ऐसी चर्चा होती है, ये सिख कम्युनिटी 1984 कैसे भूल गई और कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब में सरकारें क्यों बनी? देखिए, मेरी एनालिसिस थोड़ी आपसे रिस्पेक्टफुली मैं सबमिट करूंगा, अलग है। मुस्लिम कम्युनिटी 2002 भूलेगी अल्टीमेटली, और हम भी जो 1984 में जो अत्याचार हुआ, हम भी उसको आराम से, थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में। उसमें क्या होता है कि पहले, मैं मुस्लिम कम्युनिटी को तो छोड़ता हूँ एक जमाने, मैं समझता हूं कि आप जो मदरसा एजुकेशन, उसके लिए उनको अच्छी एजुकेशन दे, अच्छी एजुकेशन। जो कश्मीर के बारे में यह कहा जाता था कि कश्मीर के जो वैली है उसमें कभी भी सिचुएशन नहीं सुधरेगी, ये पथराव इंडस्ट्री है, और आपने 370 हटा, देखा क्या हुआ। अब वो जो फ्लाइट्स हमारी फुल है, मैं तो सिविल एविएशन मंत्री था, मैं स्टेटिस्टिक था, फ्लाइट्स फुल है, एयरपोर्ट्स फुल है, होटल्स फुल है, जो शिकारा वो टूरिस्ट बोट्स है वो भरी हुई है, एकदम बदलाव आ गया। सिख कम्युनिटी में भी हमारी प्रॉब्लम यह है, हमारी लीडरशिप जो है बड़ी सब ऑप्टिमल रही है। इसमें हमारा भी दोष है, इसलिए मैं आपके माध्यम से किसी और को निंदा नहीं कर रहा। जो वहां सरकार थी जिसमें हम जूनियर पार्टनर्स थे, उन्होंने काम सही नहीं किया। हुआ क्या,
कांग्रेस ने भी लूट मचाई हुई थी, इसलिए आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी आई, उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम वो नशा से मुक्ति दिला देंगे, दारू से चला देंगे। अब वो थोड़ी देर में पता लग गया ये चक्कर ही कुछ और है यार, ये भी नोट बनाने की मशीन है, कांग्रेस भी थी, और हम जिन लोगों के साथ जुड़े हम जूनियर पार्टनर थे। वो जो गठबंधन था हमें बड़ा महंगा पड़ा, इसलिए वो गलती थी। मैं सिख कम्युनिटी विल कम अराउंड, अल्टीमेटली सिख्स आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल। उनकी पॉपुलेशन में परसेंटेज 2% से कम होगी। आप देखिए उनकी कंट्रीब्यूशन आर्म फोर्सेस में, उनकी कंट्रीब्यूशन इन प्रोफेशनल्स एटसेट्रा, मेहनती ईमानदार लोग हु बिलीव इन समाज सेवा एटसेट्रा, वो हो जाएगा। नहीं, मैंने ये प्रश्न इसलिए भी पूछा कि जैसे मैं देखता हूँ प्रधानमंत्री सिख कम्युनिटी की बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, अरे ही गोज आउट ऑफ हिज वे, आउट ऑफ हिज वे। और चाहे अफगानिस्तान से लोगों को लाना हो, मुझे याद है आप भी गुरु ग्रंथ साहिब को आप सिर पर रख कर लाए, और अभी योगी जी को मैंने देखा वो भी गुरु ग्रंथ साहिब को सर पर रख के लेके साहिबजादों का बलिदान दिवस जो है वो सेलिब्रेट करना, बहुत कुछ है। लेकिन उस तरह से सिख कम्युनिटी वो नहीं कर रही, वो बट वो क्यों, रीजन क्या है? नहीं, वही मैं बताया ना, लीडरशिप जो है इस समय, वो लीडरशिप जो है वो इट हैज बीन फाउंड वांटिंग। आम सिख को आप बात करें, दिल्ली का जो सिख है जो गुरुद्वारे की पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हुआ है, वो बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कम्युनिटी के लिए किया। मैं आपको छोटी सी चीजें बताता हूं। करतारपुर साहब लहंगा, ये कब से मांग चल रही है, कब से मांग चल रही हो गया। लंगर पे टैक्स, ब्लैक लिस्ट को रिमूव करना, मैं आपको कई चीजें इसमें गिनवा सकता हूं। हमेशा ये होता है, एक अगर लीडरशिप वहां पे फ्लॉड हो, वो लीडरशिप इस चीज को लोगों के सामने ले जा नहीं पाती है, ले जाना चाहती नहीं है, वो वन इश्यू पे पड़ जाते हैं, एमएसपी। अरे भाई साहब देखिए, वही राजनीतिक दल जो हमारे गठबंधन में था, कैबिनेट में बैठी हुई थी बीबा जी, जब एमएसपी का उन्होंने बाहर आके इसका स्वागत किया। जब इनको लिखा गया नैरेटिव उनसे समझ नहीं रहा, बाहर जाके इन्होंने अपना रवैया चेंज कर लिया। अरे मैं तो बैठा था वहां पे, मैं इतनी चेंज नहीं देखी। एक तरफ आप स्वागत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप गाली गलौज कर रहे हैं। मैं इस देखिए, एक हमारी जो सिविलाइजेशन है 7,000 पुरानी नहीं है। वी आर ए यंग नेशन, 75 साल, अभी तो 100 साल के होने वाले हैं। ये हर एक देश के इतिहास में एक ऐसा फेज आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिख कम्युनिटी सिर्फ जुड़ेंगे, दे हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट। अब वो जो बाहर चले गए हैं, जो आपने यहाँ क्लेम करते हैं यहाँ पे उनकी परसिक्यूशन नहीं है क्योंकि वहां पे वीजा स्टेटस लेने चाह रहे हैं, ये बहुत सिचुएशन कनाडा में भी चेंज कर रहे हैं। और ये जो है ना, उनके दिमाग का जो स्थान है वो कनाडा में बना ले, वहां अच्छा रहेगा। लेकिन सर, ये सारी चीजें अब चर्चा कर ली, बहुत आपने समय भी दिया, लेकिन अब यहाँ से भारत को आप कहाँ जाता देखते हैं और चैलेंजेस क्या देखते हैं? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, और जो विकसित भारत का आपका मेंटल टाइमलाइन है 2047 का, उसके 20 साल रहते हैं ना 27 से, उसके पहले ही समवेयर इन बिटवीन आप 2040 में जब पहुंच जाएंगे तो आपकी इकोनॉमी का क्या साइज होगा। मैं तो ऐसी इकोनॉमेट्रिक प्रोजेक्शंस करता नहीं हूं, पर जो मैंने पढ़ा हुआ, कितना $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, उसका पर कैपिटा इनकम आज से 6 गुना 8 गुना होगा। तो इन एवरी रिस्पेक्ट इट विल बी अ डिफरेंट इंडिया। जो आज की जो युवा पीढ़ी है, सही माने में मैं समझता हूं दे आर द ट्रू इनहेरिटर्स ऑफ दिस मोमेंट, बिकॉज हमारे यहाँ डेमोग्राफिक एडवांटेज है, bulk of our population is 35 and below. They will be the true inheritors of this Viksit Bharat. And you have one man to thank for that, who had the nation first attitude and जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास and प्रयास। See, ये एक strong feeling नहीं आए क्योंकि आपको अपनी कल्चर में, अपनी हिस्ट्री में, आपकी सिविलाइजेशन में वो इतनी प्राइड नहीं थी। जहां जहां भी हुई है, ये हुआ है, आपका जीडीपी बढ़ा है। और विमेन्स रिजर्वेशन, मैं मान के चलिए अभी आने वाले समय में जब स्टेट लेजिस्लेचर्स में और सेंट्रल पार्लियामेंट में 33.3% रिजर्वेशन होगी, आरक्षण होगा, यू सी अगेन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो 2029 में भी मोदी जी 100%। नहीं, मोदी जी इन द सेंस दैट he is the prime minister till 2029 and the reasonable grounds to believe that he will be the face of the BJP in 2029. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे विषयों पे बहुत क्लैरिटी जो है वो लोगों को दी है। और कई बार हम ऐसे ही चर्चा कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत का क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है। हम आपको चार्ट्स भी देंगे उसके। तो उससे अब लोगों को थोड़ा और चीज़ें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
हरदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।